भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी आज दरभंगा मिथिलांचल की धरती पे पहुँचे। जो स्लोगन चल रहा है, उनका कैंपेन चल रहा है, बिहार एजेंडा 2025, बिहारी आगे तो बिहार क्यों है पीछे। इस एजेंडे के तहत सैकड़ों के तादाद में यहाँ लोग थे, सुनने वाले कि जानना चाहते थे हकीकत क्या है, क्यों बिहार को हर बार पीछे रखा गया और इसे बैकवर्ड स्टेट का नाम दिया गया। राजनीति करने वालों ने इसका सदा इस्तेमाल किया, आखिर क्यों। सुनिए ये लंबी चौड़ी जो यहाँ अधिवेशन चला, आखिर बिहार क्यों है पीछे। प्रताप रूडी ने किन बातों को दर्शाया, किस तरह का यहाँ पे ऑडिटोरियम में लोगों ने उनको सुना, शांति तरीके से, किसी ने मंच नहीं छोड़ा तो किसी ने कुर्सी भी नहीं छोड़ी। पूरी बात सुनिए दरभंगा के ऑडिटोरियम से राजीव प्रताप रूडी ने क्या कहा। तो एक मंच और उस मंच के प्रबुद्ध लोग यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं। हमारे एमएलसी साहब जी बैठे हुए हैं, मंटू जी भी, विधायक जी बैठे हैं, आए, मनोज भाई बैठे हैं, बहुत सारे हमारे मित्र हैं। लेकिन ये पूर्णतः गैर राजनीतिक मंच है और मैं जानता हूं कि पत्रकार लोग भी एक सवाल पूछेंगे कि भाई ये एजेंडा आपका भाजपा का है कि भाजपा के बाहर का है। तो जरूर पूछ लीजिएगा, जाने से पहले पूछ लीजिएगा, नहीं तो आप सब कंफ्यूजन में रह जाएंगे। ये मंच बिल्कुल गैर राजनीतिक है और इन लोगों ने हमें कहा कि इस विषय पर आपसे हम चर्चा सुनना चाहते हैं। तो हमने कहा कि मैं तैयार हूं बिहार के बारे में चर्चा करना, और इसका संकल्प मैंने लिया। और इसी क्रम में आज हमने, ये मेरा 9वां जिला है, इसके पहले भभुआ में, मोहनिया में, रोहतास में, गया में, औरंगाबाद में, भोजपुर में, बक्सर, जहानाबाद, अरवल और उसके बाद मगध प्रमंडल समाप्त करने के बाद मोटे तौर से आज मैं आपकी धरती पर आया हूं, आपका
कोटि कोटि नमन कि आप इतनी बड़ी संख्या में मेरी बात सुन रहे हैं। तो आखिर चर्चा क्या है? बहुत सारे बुद्धिजीवी जिनसे मैं पिछले कई दिनों से बातचीत कर रहा था, कई लोगों से फोन पर बातचीत हुई, कई लोगों से व्यक्तिगत निमंत्रण दिया, और उन लोगों से मैं बार बार, और उनमें जो उत्साह दिखा तो मैं आपके बीच में आया। लेकिन आखिर हम आए क्यों हैं? ये सवाल उठ रहा होगा, आए क्यों है? तो बिहार के 14 करोड़ लोग, और बिहार के बारे में सब राजनेता अपने अपने तरीके से कहते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि अभी कोई चुनाव नहीं है। अभी ना कोई विधानसभा का चुनाव है, ना लोकसभा का चुनाव है, इसलिए इसको चुनाव से मत जोड़िएगा। ये तो बिहार का एक संकल्प है जिसको लेके मैं चला। और सबसे पहले मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा जो बिहार का कोई नेता कभी अपने लोगों को नहीं दिखाता है। इसके लिए हम भी कसूरवार हैं, और अगर बाकी नेता उसका स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो वो भी कसूरवार है। आप लोग बैठ जाइए। बिहार के उस गरीबी का एक ऐसा रिपोर्ट जो मैंने नहीं तैयार किया है, नीति आयोग का रिपोर्ट जो मैंने नहीं तैयार किया है, जिसे पहले योजना आयोग कहते थे, उसने बिहार के बारे में, और बिहार के किसी नेता ने, किसी मंच ने, कुछ पत्रकारों ने हल्के फुल्की बात की, लेकिन हम सब लोग उस चीज के साथ जीने के आदी हो गए हैं, और उसी विषय को मैं आगे लेके चलूं। और बिहार में 51% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। और ये सच्चाई है, ये योजना आयोग का रिपोर्ट है, जहां 51 लगभग 52%, यानी कि हर 100 व्यक्ति जो बिहार का है उसमें से 52 व्यक्ति ऐसा है जो गरीबी रेखा के नीचे है। और गरीब क्या होता है उसकी परिभाषा बताने की जरूरत नहीं। और इस सवाल का लोग कहेगा कि वो तो सरकार का रिपोर्ट था, लेकिन देश में इंडिया टुडे का भी एक रिपोर्ट अभी आया। ये तो 3 साल पहले का रिपोर्ट था, तो हमें लगा कि जरूर कोई सुधार हुआ होगा, और उस सुधार में कहीं ना कहीं कुछ सुधार हुआ होगा। लेकिन इंडिया टुडे आज देश का एक प्रसिद्ध मैगजीन है, पत्रिका है, और उसने भी हाल फिलहाल एक रिपोर्ट लगाया, और उसने भी ये कहा कि अगर भारतवर्ष के भीतर अगर सबसे खराब हालत अगर किसी राज्य में है, सबसे ज्यादा बदहाली, सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, तो वो बिहार में है। और इंडिया टुडे का रिपोर्ट है, जिस राज्य के बारे में हम लोग कभी चर्चा नहीं करते, हमें बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, तमिलनाडु की बात कोई नहीं करता है। आज तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो गुजरात से भी आगे है, पंजाब से भी आगे है, महाराष्ट्र से भी आगे है, आंध्र प्रदेश से भी आगे है। लेकिन अगर इंडिया टुडे का अगर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट देखेंगे तो तमिलनाडु है, और सबसे बड़े राज्यों में सबसे गरीब अगर किसी की स्थिति है, सबसे खराब अगर स्थिति है, बिहार की। लेकिन क्या आप लोगों के सामने भी जब लोग वोट मांगने आते होंगे या पॉलिटिकल चर्चा करने आते होंगे, तो कभी कोई आप सवाल कर, नौजवान, बहुत सारे खिलाड़ी नौजवान मिले, मैं वहीं से शुरू करूंगा। और आज मैं अपना टॉपिक बदलना चाहता हूं। 70 साल हो गए बिहार के। अभी हाल फिलहाल भुवनेश्वर में, जो आज से 10 साल पहले तक एक सोया हुआ प्रांत था, आज हॉकी का वर्ल्ड कप करा रहा है। और अभी हाल फिलहाल हॉकी का वर्ल्ड कप कहां समाप्त हुआ? वो भुवनेश्वर में। नेशनल गेम्स गुजरात में होता है, लेकिन मुझे एक भी नेता खड़ा होकर के यहां बिहार का कह दे कि नौजवानों के उस हुनर की पहचान के लिए क्या बिहार में, जहां की आबादी 14 करोड़ है, पिछले 70 साल में एक भी नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया हो? क्या एक भी वर्ल्ड कप का आयोजन किया? ओडिशा जैसे राज्य ने पूरी दुनिया को अपने यहां बना लिया। तो खेल की हम बात क्या करें, यहां तो वहां बच्चों के लिए तो एक छोटा सा स्टेडियम भी नहीं। आज जहां 5-5 लाख लोगों का स्टेडियम, चाहे वो गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, बंगाल में हो, लेकिन ये सवाल पूछेगा कौन किसी से? और इन नौजवानों की चर्चा, हम हुनर की बात, हम आगे बढ़े। लेकिन ये 30 साल के राजनीतिक जीवन में जो मैंने बिहार में देखा है, तो एक बात बताइए आप सब लोग, आप सब लोग पूरे भारतवर्ष में, और आपके यहां के तो लोग, बहुत से लोग बाहर गए हैं। अगर पंजाब के खेत में भी देखेंगे तो पंजाब का एक बिहारी काम करता हुआ दिखेगा। गुजरात के फैक्ट्री में भी जाएंगे तो वहां गुजरात में भी बिहार का एक
श्रमिक आपको दिखाई देगा। चेन्नई में भी अगर गाड़ी कारखाने के उस बड़े फैक्ट्री में जाएंगे तो वहां भी एक मजदूर बिहारी दिखाई देगा। महाराष्ट्र के फार्मों में अगर आप जाएंगे तो वहां भी बिहारी दिखाई देगा। हमको एक बात बता दीजिए ना, आपके खेत में कोई पंजाब से कोई सरदार जी काम करने आए हैं? आपके खेत में आज तक कोई गुजरात से कोई काम करने आया है? आपके दुकान पर कोई चेन्नई से काम करने के लिए सामान बेचने के लिए आया है? क्या किसी ने आप ये सवाल पूछा है? क्या कोई कर्नाटक से आपके बीच में आपके दुकान का काउंटर खोलने आया है? लेकिन पूरा भारत तो बिहार चलाता है, लेकिन बिहार खुद नहीं चलता है। बिहार गरीबी के रेखा के नीचे रहता है। पूरा देश और दुनिया को बिहार चलाता है, लेकिन बिहार देश का सबसे, और अगर आप देखना चाहें कि किस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में, ऐसा मैं अभी हाल फिलहाल फुकेट गया हुआ था, पूरा शहर खाली हो गया था, पूरा शहर खाली था। अगर आप छठ के दिन गोवा चले जाएं तो गोवा के समुद्र तट पर यदि आप देखना चाहें तो पूरा गोवा के मछुआरे जो वहां छठ मनाते हैं वो पूरा भारतवर्ष में वैसे नहीं, पूरा देश और दुनिया बिहार चला रहा है। लेकिन बिहार पिछड़ा क्यों है? बिहार गरीब क्यों है? एक बड़ा सवाल। और अभी तो आज से 2 दिन पहले हमें एक समाचार मिला, ताजिकिस्तान, और वहां 50 बिहार के मजदूर फंसे हुए हैं। बिहार की सरकार को कोई चिंता नहीं है। एक समाचार दिखाई, ये अभी की घटना है। अभी के दिन आपके 50 ऐसे मजदूर बिहार ताजिकिस्तान में फंसे। बिहार पूरे दुनिया में बिहारी है और उसकी ताकत से पूरा देश और दुनिया चलता है। चाहे वो दिल्ली का एम्स हो, चाहे वो IIM अहमदाबाद हो, चाहे IIM बैंगलोर हो, अगर वहां कोई प्रोफेसर पढ़ाने जाता है तो वो बिहार का है। चाहे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो, वहां का साइंटिस्ट बिहारी है। पूरा देश और दुनिया में बिहारी सबसे आगे है। लेकिन बड़ा सवाल है कि बिहार में बिहारी पीछे क्यों? तो आप ये सवाल पूछना चाहेंगे, मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आप मुझे, लेकिन आखिर बिहार में ऐसा हो क्यों रहा? के साथ आप नेताओं से कभी सवाल तो पूछेंगे, कभी किसी नेता से पूछेंगे कि भाई हमारी ये बदहाली क्या है? मैं आपको सूरत के उस महिला जो बिहार से अपने 10 साल के बच्चे को छोड़ करके सूरत कमाने जा रही है, मैं उस महिला की, और ये महिला की कहानी हर घर की कहानी, बिहार के वैसे हजारों लाखों घर की कहानी है। वो सूरत के उस महिला का जो ट्रेन में हम लोगों ने बातचीत किया, उस बात को सुन करके आपका दिल रोने लगेगा। और वो दिखाइए सूरत जाने वाली वो महिला, वो अपने बारे में क्या कहती है बिहार के बारे में। सामने नहीं कमा सकती। सूरत में मैं 2.5 साल पेमेंट में काम कर रही हूँ, तो मेरा 9,000 से 18,000 सैलरी कमा रही हूँ। तो क्या बिहार वाले देगी सैलरी इतना? आपके मालिक क्या, आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं? मेरे हस्बैंड भी सूरत में रहते हैं। सूरत में रहते हैं। आपको वो सूरत में भी 60, 70, 80 हज़ार कमाते हैं। वो कितने क्लास पास है? वो 12वीं पास है। आपको मन करता है कि मैं अपने बिहार में नहीं रहूँ? किसको गाँव अपना प्यारा नहीं लगता, किसको अपने बच्चे प्यारा नहीं लगता। मैं 10 साल के बेटे को छोड़ के जा रही हूँ। बच्चे छोड़ कर बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ। किसके पास अपने बच्चे को छोड़? मेरे मम्मी के पास। बच्चे में मन होता है ना कि मेरे मम्मी मेरे पास में रहे, मेरे पापा मेरे पास में रहे, उसको भी मन होता है। आज मेरा बेटा निपट के हो रहा था, मम्मा तू कब आएगी, होली में आएगी, कब आएगी? ये एक महिला की कहानी जो उसके बच्चे 10 साल के बच्चे को अपने मां, ये एक उदाहरण है। न जाने आपके घर और आपके गांव में इस प्रकार से कितनी ऐसी घटनाएं होंगी। आपकी बहनें, आपकी माताएं अपने बच्चों को छोड़ करके सूरत में और चेन्नई में जाकर के काम कर रही हैं ताकि अपने घर में पैसा भेजा जा सके। ये बिहार की असल कहानी है। लेकिन आप किसी नेता से ये सवाल नहीं पूछेंगे कि तो पूरा देश चलाता है, वो बिहार क्यों नहीं चलाता?
अभी हम आ रहे थे, आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ बाहर जाकर के कितना पैसा भेज देते हैं सर। कभी 8,000 हो जाता है, कभी 10,000। कितना भेज देते हैं? कितना पैसा भेज देते हैं? 8,000 10,000 रुपया बिहार भेज देते हैं हर महीना कमा करके। कभी 8 जाता है, कभी 7 भी होता है, कभी 8 भी होता है, कभी 7 हो जाता है, तो आप बिहार भेज कर रहे हैं। ये बताइए आप घर काट के कितना पैसा भेज देते हैं गाँव को? 15,000 रुपया भेज देते हैं, घर बचा लेते हैं। बहुत बढ़िया। घर कितना पैसा काट के भेज देते हैं आप महीना में? अंदाज से 10,000 रुपया घर काट के पैसा भेज देते हैं। तो ये बिहार साहब पैसा बाहर से आता है। देखिए, और बिहार के 4 करोड़ जो लोग बिहार छोड़ के गए हैं, बिहार को हर साल 2,84,000 करोड़ बिहार के बैंक के खाता में भेजते हैं, जिससे बिहार चलता है। लेकिन उसका कोई ख्याल नहीं रखता। उतना ही नहीं, जिस तबके का वोट लेके ये राजनीति करते हैं, मैं शेख पठान की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे समय एक मैं आपको एक और वीडियो दिखा। बैंक है, इस लड़के ने क्या कहा, इस नौजवान ने क्या कहा, जल्दी सनी जी भी हमारे आगे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। जरा देखिएगा, ये छपड़ा करने वाला लड़का था, क्या कहता है नौजवान, जरा ध्यान से देखिए। बाहर निकल गया, नाम हुआ आपका? मोहम्मद अफजल। कहाँ? बिहार। छपरा बिहार। और आप हवाई जहाज से यात्रा करके पटना से आए हैं जी। तो ये बताइए कि आप अभी जा कहाँ रहे हैं? सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया में तो क्या करो भाई? जॉब करते हैं। कौन सी के जॉब है? मोबाइल क्रेन ऑपरेटर। मोबाइल क्रेन ऑपरेटर। और कितना पैसा कमा के कहाँ में भेजे लो? 45,000 40,000 महीना में? कितना कमा के भेजे ला? तो बिहार में काम नहीं थे कि उतना दूर चल के ला? बिहार में कहाँ रोजगार बा? रोजगार नहीं थे ना सर। चलिए, कम से कम अब मुलाकात भाई लोगों से बहुत बहुत बधाई जी। मेरी बहनों के बीच में सबकी प्रामाणिकता है, सबकी प्रामाणिकता है। और थोड़ा सा हाईकोर्ट का मेरा एक दृश्य देखिए, और एक ऐसा निर्णय मैं बता के जा रहा हूं जो अभी तक कोर्ट में भी नहीं गया है। अभी तो वो घोषणा माननीय ये मैं हूं, ये हाईकोर्ट के भीतर लड़ रहा हूं। दरभंगा हवाई अड्डे के लिए मैं लड़ रहा था, बिहार के लिए लड़ रहा हूं। और पिछले 1 साल से बिहार की सरकार पर घुटनों पर जाके मैंने कहा कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बिहार में बनना चाहिए। बिहार की सरकार ने उसको नकार दिया। एक हैदराबाद का एयरपोर्ट देखिए, एक दिल्ली का एयरपोर्ट देखिए, बेंगलोर का एयरपोर्ट देखिए, जहां हमारे बच्चे विदेश जाते हैं। लेकिन हमारे 14 करोड़ साहब, गोवा की आबादी 14 लाख है और वहां 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कोई सवाल ये पूछेगा किसी से? और आपकी आबादी 14 करोड़ है और एक भी ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं। दिल्ली के पास जेवर निर्माण हो रहा है, जो अगले साल योगी सरकार खोलने जा रही है, और दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हमारे बच्चे यहां से उड़कर के 14 करोड़ की आबादी दिल्ली जाएगी, बेंगलोर जाएगी, हैदराबाद जाएगी, वहां से विदेश जाएगी। लेकिन बिहार में हवाई अड्डा नहीं बनेगा। और इसी सवाल को लेकर के हमने भारत सरकार में भी बहुत कोशिश किया, और इसी सवाल को लेकर के मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से घुटनों पर जाके आग्रह करता रहा कि बिहार के लिए होगा, ये बिहार के लिए होगा। नहीं, मैं हाईकोर्ट में चला गया और मैंने कहा कि पटना का हवाई अड्डा असुरक्षित है, क्योंकि मैं कप्तान हूं और मैं जानता हूं कि किस तरह से हवाई जहाज को उतारा जाता है। प्रत्येक दिन उतरने वाला यात्री पटना हवाई अड्डे पर असुरक्षित है। ये तो मशीन है या पायलट है जो जहाज को उतारता है, हवाई अड्डा नहीं है। और पटना हवाई अड्डा में 2003 या 4 के 7 के आसपास दुर्घटना भी हुआ था और सैकड़ों लोग मारे गए थे। और इसी सवाल को लेकर मैंने कहा कि पटना का हवाई अड्डा असुरक्षित है। अभी कुछ निर्माण का काम उन लोगों ने 1000 करोड़ में शुरू कर दिया, लेकिन उसमें ऑपरेशनल एडवांटेज नहीं है। हम उस पर पटना हाईकोर्ट में गए, जो हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश करुण साहब, और 1 साल से मैं हाईकोर्ट में खड़ा होकर बहस कर रहा हूं बिहार के लिए। मैं तो कहीं भी किसी हवाई पट्टी पर उतर जाऊंगा, चाहे दुनिया के किसी कोने पर मैं हवाई जहाज लेके जा सकता हूं। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मेरे जीवन काल में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बिहार में बने, और वर्तमान सरकार ने उस पर
अगर मैं गलत हूं तो 1 साल के सुनवाई के बाद आज बिहार के हाईकोर्ट ने ये 2 फैसले सुना दिए, मुझे जजमेंट की कॉपी आ रही है, और वो संवैधानिक ढांचे में आके राइट टू सेफ ट्रैवल अंडर आर्टिकल 21 इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सुरक्षित यात्रा का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, और यह लैंडमार्क जजमेंट हुआ है। यह आने वाला इतिहास में कहा जाएगा कि सड़कों पर चलने के लिए, हवाई जहाज से चलने के लिए, ट्रेन में चलने के लिए सुरक्षित यात्रा मेरा संवैधानिक अधिकार है। और पटना हाईकोर्ट के उच्च न्यायाधीश ने आज ये सुनाया, और साथ साथ ये भी कहा है कि बेटा नहीं चलेगा, पटना हवाई अड्डा नहीं चलेगा। 3 महीने के अंदर बताओ कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कब बनेगा और कहां बनेगा। मैं ऐसे ही कोई बात नहीं कह रहा, मैं राज्य का कोई नहीं हूं, मैं एक साधारण सा पॉलिटिकल वर्कर हूं जो बिहार से आता हूं। और आज हमें और मुझे खुशी है कि मेरे पे आज से 1 साल तक मेरा बस्ता 800-900 पेज का पिटीशन है। मैं आखिर किस राज्य की जनता को कह सकता हूं, या तो कुछ न्यायालय को कह सकता है, लेकिन सरकार को मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि सरकार जिसके पास कुर्सी होता है ना, ज्ञान उसमें प्रवेश कर जाता है। कुर्सी के ज्ञान के सामने आप सब लोग कोई कुछ नहीं है, और आप लोगों के पास कभी कुर्सी आने वाला नहीं है। तो जिसके पास कुर्सी है उसके पास ज्ञान है, ज्ञान है तो आपके भविष्य का अधिकार उसके पास है, चाहे जो मर्जी करो। मंटू बाबा, पवन सिंह जी, कमलेश जी, दिलीप जी, अनिल मुखिया जी, मोनू सिंह, सुमन तिवारी, सनी सिंह, चंदन सिंह,